हेलो स्टूडेंट्स। बीसीई के फर्स्ट यूनिट के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर्स एंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस। हमारे कंप्यूटर्स का हमारे लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे बिजनेसेस में हमारे पास जो अलग अलग टाइप के इन्वेंशंस हुए हैं या हमारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, हेल्थ केयर है, मैनेजमेंट सेक्टर है, अकाउंटिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इन सभी जगहों पर हमारे कंप्यूटर के किस प्रकार यूजेस हैं, कितने एप्लीकेशंस हैं हमारे पास अवेलेबल, ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो हम बात करेंगे ई बिजनेस के बारे में। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन ई बिजनेस। बेसिकली ई बिजनेस इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस वाया इंटरनेट। हम यहाँ पर उस बिजनेस का बात कर रहे हैं जो कि हम इंटरनेट के माध्यम के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट का मतलब होता है उसे हम इंटरनेट के माध्यम के थ्रू चला रहे होते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ई बिजनेस के एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। अमेजॉन हो गया हमारे पास ई बिजनेस का, हमारे पास फ्लिपकार्ट हो गया, हमारे पास सिर्फ ये सामान बेचने वाली ही वेबसाइट्स आपका बिजनेस ई बिजनेस का काम नहीं करती है। इवन आपके पास जो अलग अलग बिजनेस के जो सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास ई बिजनेस करने के लिए, हमारे पास कस्टमर्स के अकाउंटिंग रखने के लिए जो हमारे रहते हैं सॉफ्टवेयर्स, हमारे पास जो चैट करने के सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी ई बिजनेस का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि एनी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज कॉल्ड एज एनी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो हमने इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के थ्रू यूज कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है? ई बिजनेस कहलाते हैं। सो वी कैन कंक्लूड दिस थिंग कि हमारा जो कंप्यूटर का यूज है वो सिर्फ ई बिजनेस में इसी काम के लिए नहीं होता है कि हम वेबसाइट्स बना सकें। ई बिजनेस में आपका जो भी काम कंप्यूटर्स के थ्रू अकाउंटिंग का काम भी हो रहा है, आपके कस्टमर केयर्स का काम हो रहा है, ये सभी चीजें आपकी ई बिजनेस में ही आती हैं और इसलिए कंप्यूटर का यूज ई बिजनेस में बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंप्यूटर के मेन एप्लीकेशंस हैं बिजनेसेस के अंदर, वो 5 कोर एप्लीकेशंस हमारे होते हैं। सबसे पहला होता है अकाउंटिंग के लिए, दूसरा होता है कम्युनिकेशन के लिए, तीसरा होता है रिसर्च एंड मार्केटिंग के लिए, फोर्थ होता है मैनेजमेंट के लिए और फिफ्थ होता है कस्टमर एंड क्लाइंट्स के लिए। तो अकाउंटिंग के लिए हम कंप्यूटर का एप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं, कंप्यूटर को हम यूज किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर एप्लीकेशन वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर एप्लीकेशन वर्ड का मतलब ये समझाया जा रहा है कि कंप्यूटर के यूजेस क्या है, ये है मतलब इसका एप्लीकेशन का यहाँ पर। सो यहाँ पर पहला जो हमने बिजनेस में जो हमारा कंप्यूटर का यूज होता है वो है अकाउंटिंग का यूज। आपके पास जो भी, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आपकी वेबसाइट है फूड आइटम्स को सेल करने की, तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आपको कितने आपके फूड आइटम सेल हुए हैं मंथली या फिर कितने परचेस हुए हैं, कौन सा आइटम सबसे ज्यादा होता है, ये सारी चीजें आपकी अकाउंटिंग में आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन, जो कोर एप्लीकेशन है। हमारे पास हमारे कस्टमर्स जो हैं या फिर जो हमारा बिजनेस जो हमने ऑनलाइन दिया है, ऑनलाइन हमने कस्टमर्स के लिए एंड यूजर्स के लिए अवेलेबल किया है, उसमें हमें कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना पड़ता है। अब वो कम्युनिकेशन वाया आपका इंटरनेट के थ्रू या कॉल के थ्रू, आप जिस भी तरीके से कर रहे हैं वो आपके कंप्यूटर्स हैंडल करते हैं। आपका इवन जो कॉल आप किसी हेल्प सेंटर में कर रहे होते हो तो वो भी आपका कंप्यूटर के थ्रू ही जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारा रिसर्च एंड मार्केटिंग एरिया होता है। अभी मैंने आपको बोला था काउंटिंग के टाइम पर कि अगर हम एक फूड डिलीवरी सर्विस यूज कर रहे हैं, वेबसाइट बना रखी है, जैसे हमारे पास हुई जोमेटो, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन से रेस्टोरेंट पे ऑर्डर हो रहा है, तो हम उस पर आपको कोई सा रेफरेंस कोड या फिर आपको किसी प्रकार का डिस्काउंट कोड ये सब अवेल करवाएंगे। तो ये सब चीजें जोमेटो सॉफ्टवेयर को कैसे पता चला, उस वेबसाइट को कैसे पता चला? उन्होंने अपने कस्टमर्स पे रिसर्च किया था और उन्होंने उस रिसर्च में ये पाया था कि इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट की इस डिश को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए बार बार ऑर्डर होती है। तो इसलिए उसने या तो उसका प्राइस बढ़ा दिया या फिर आपको कुछ डिस्काउंट कोड दिया ताकि वो और ज्यादा आपको अवेलेबल हो पाए। मार्केटिंग क्या हुआ हमारे पास? अब मार्केटिंग के लिए किस तरीके से यूज करते हैं कंप्यूटर्स का, आप 4 दिन गूगल पर फुटबॉल फुटबॉल सर्च कर दीजिए, कल से आपको फेसबुक पर हर जगह फुटबॉल का ही एड दिखाई देगा। तो ये एक सिंपल सा आपका एग्जाम्पल है जो हम मार्केटिंग के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रहता है फोर्थ कोर एप्लीकेशन बिजनेस के लिए, मैनेजमेंट का। अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है तो उसमें आपके पास अलग अलग एम्प्लॉयज होंगे, उन सभी एम्प्लॉयज के मैनेजमेंट का काम, उन सभी एम्प्लॉयज का सारा डेटा, सभी चीजों का काम भी कंप्यूटर संभालते हैं। लास्ट हमारे पास कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स, तो उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास कस्टमर केयर सर्विसेज होती हैं,
उन्हें भी हम कंप्यूटर्स पर ही एप्लीकाइड करते हैं। तो ये सारे हमारे कोर एप्लीकेशंस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ई बिजनेस पे कंप्यूटर्स के। नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर्स का यूज होता है, अगर हम थोड़ा सा ये हमारे कॉमन लाइफ से ऊपर जाएं तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए यूज होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज अ फील्ड ऑफ साइंस विच अप्लाइज कंप्यूटर बेस्ड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज ऑन बायोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये हमारे एक तरीके के एक साइंस का फील्ड है जिसमें हम कंप्यूटर्स का यूज करके और हमारे पास जो बायोलॉजिकल रिसर्च डेटा अवेलेबल है उन दोनों को हम साथ में यूज करके ये जो डेटा होता है उसको हम एज इनपुट लेते हैं और जो हमारे कंप्यूटर बेस्ड टूल्स होते हैं उनको हम उस इनपुट को देते हैं और उस पर हमारे पास जो भी आंसर्स आते हैं उसके थ्रू हम यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आता है। इस फील्ड को बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसका हम एग्जाम्पल किस तरीके से समझेंगे, देश में जब 3 साल पहले कोरोना आया था तो उस टाइम पर उसकी वैक्सीन बन रही थी। अब उसकी वैक्सीन बनने के लिए हमें टाइम क्यों लगा, क्योंकि हमें अलग अलग इंसानों पर उनकी अलग अलग इंसानों की टाइप की जो डीएनए होते हैं उन सब का डेटा हमने लिया और हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल वैक्सीन्स हैं पहले से ही, जो हमारे पास फ्लू वैक्सीन्स है, क्योंकि कोरोना भी एक टाइप का फ्लू ही था, वो एक टाइप का सर्दी जुकाम ही था और कुछ नहीं था। सो ये जो बस वो क्या था, ज्यादा डेंजरिंग था क्योंकि हमारे पास उसका वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं था और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं थी उसके खिलाफ लड़ने के लिए, आज तक एंटीबॉडीज ही नहीं बनी थी, तो हमारी बॉडी ही नहीं जानती थी कि उससे लड़ना कैसे है। तो इसीलिए जो हमारी बायो इन्फॉर्मेटिक कंपनीज थी उन्होंने, जो कि हमारे भोपाल की सीरम टेक्नोलॉजी भी है, पूना की सीरम टेक्नोलॉजी भी है, हमारे बायो का वायरस रिसर्च सेंटर है, इन सभी जगहों पर अलग अलग ह्यूमंस के डेटा पर, ह्यूमंस के डीएनए के डेटा पे रिसर्च हुआ। वो डेटा हमने कंप्यूटर्स पे अपलोड करा, कंप्यूटर्स पे हमने लेवल्स देखे कि 98% ये वैक्सीन वर्क कर रही है, 90% ये वैक्सीन वर्क कर रही है। इन सभी चीजों में कंप्यूटर का यूज हुआ। तो ये हमारा कंप्यूटर का यूसेज है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के एरिया में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एरिया 3 चीजों से मिलकर बनता है, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स और हमारी बायोलॉजी। बायोलॉजी में हो गया हमारा जो इनपुट डेटा है हमारे पास डीएनए, एनिमल, ह्यूमंस, प्लांट्स, इन सबका। हमारे पास स्टैटिस्टिक्स क्या हो गए कि इतने अगर आपको किसी का भी ये पता करना है कि इस देश में कितने ब्लड ग्रुप के कितने लोग हैं, ए पॉजिटिव के कितने लोग हैं, बी पॉजिटिव के कितने लोग हैं, ए बी पॉजिटिव के कितने लोग हैं, तो इसके लिए पहले तो हमें बायोलॉजिकल डेटा चाहिए जिसमें A+, B+, इन सभी ब्लड ग्रुप्स के लोग हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए कि इतने इतने लोग हैं। कंप्यूटर साइंस का यूज होता है कंप्यूटर्स का उन स्टैटिस्टिक्स पर कंप्यूटिंग परफॉर्म करके, कैलकुलेशन परफॉर्म करके आउटपुट जनरेट करने के लिए। इन तीनों ही फील्ड्स को मिलाकर एक फील्ड बनती है बायो इन्फॉर्मेटिक फील्ड। नेक्स्ट हमारे पास होता है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में हमारे कंप्यूटर्स का यूज होता है। नॉर्मली अगर हम जाते हैं हॉस्पिटल्स तो वहां पर हम सोचेंगे कि कंप्यूटर का क्या यूज है, कंप्यूटर तो दिखता ही नहीं है वहां पर कहीं भी, बट कंप्यूटर्स के ही कारण वहां पे जितने भी आपके पास अलग अलग टेक्नोलॉजिकल आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब कंप्यूटर्स के थ्रू ही बनते हैं। आपकी अगर एक सिंपल सी एक्सरे मशीन है वो भी क्या है, एक तरीके का कंप्यूटर है। आपकी अगर सिटी स्कैन मशीन है वो भी क्या है, एक तरीके का कंप्यूटर है। किसी ने ब्लड टेस्ट करा है और उस ब्लड टेस्ट को करने के बाद उस डेटा को अपलोड कहाँ करा, कंप्यूटर पे करा। तो हेल्थ केयर में भी हमारे पास जितने भी 3D इमेज, ब्रेन का 3D इमेज चाहिए, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट होता है, या फिर हमारे पास जो भी बीमारी है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एनालिसिस करते हैं, ये सभी एप्लीकेशंस होते हैं हेल्थ केयर में कंप्यूटर्स के। कंप्यूटर्स मेजरली यूज होता है पहली चीज तो मेडिकल पेशेंट्स के डेटा को रखने के लिए। उसके बाद मॉनिटर्स अवेलेबल होते हैं जिसमें हमें बीपी, हार्ट बीट्स दिखते हैं, वो भी एक कंप्यूटर्स हैं। आपकी पल्स रेट देखने के लिए वो भी एक कंप्यूटर है। रिसर्च करने के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कोरोना की वैक्सीन का रिसर्च कंप्यूटर्स पर हुआ, तो वो भी एक तरीके का हेल्थ केयर ही एप्लीकेशन है। इसके अलावा हमारे पास जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन्वेंटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो भी कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। हमारे पास जो भी हमारे फैसिलिटीज, एम्प्लॉयज, इनके भी मैनेजमेंट के लिए जो चीजें यूज होती हैं हेल्थ केयर में वो भी कंप्यूटर्स के थ्रू होती है। तो ये हमारे कंप्यूटर्स का एप्लीकेशन है हेल्थ केयर में। नेक्स्ट हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स का रिमोट सेंसिंग के लिए। अभी रिमोट सेंसिंग क्या होता है? It is a technique of acquiring information about a subject, any material, any object without coming in direct contact with that particular object. आप यहाँ पे किसी एक ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं बिना उसके कांटेक्ट में आए।
वो क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग कहलाता है। रिमोट सेंसिंग में भी कंप्यूटर्स के बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं। अगर आपका रेडार सिस्टम आपने कभी नाम सुना हो, तो उसमें भी हम रिमोट सेंसिंग का ही यूज करते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू। आपने अगर वॉकी टॉकी सिस्टम्स देखा है, वहां पे तो कंप्यूटर का हम यूज नहीं कर रहे हैं, बट उन वॉकी टॉकीज पर जो भी बातें पुलिस वाले कर रहे होते हैं वो भी रिमोट सेंसिंग के थ्रू एक कंप्यूटर में सेव हो रही होती हैं। तो यहाँ पर हम सिग्नल्स रिसीव और सेंड कर पाते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू। टाइम डिलेज हो सकता है इसमें, लेकिन ये हमें एक्यूरेट आंसर प्रोड्यूस करके देते हैं विदाउट कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। हम नहीं जानते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या काम हो रहा है, लेकिन हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन आ गई है। तो वो इंफॉर्मेशन कैसे आई? रिमोट सेंसिंग के थ्रू। ये होता है हमारा रिमोट सेंसिंग का यूज, कंप्यूटर्स का यूज रिमोट सेंसिंग में। नेक्स्ट हमारे पास होता है जो एप्लीकेशन कंप्यूटर्स का, वो है GIS। GIS का मतलब होता है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सिस्टम हम यूज करते हैं हमारे जितने भी जो एरिया है, लैंड एरिया है, वाटर एरिया है, इन सब के ज्योग्राफिकल जो एरियाज होती है हमारे अर्थ की, उन सबके डेटा को, लोकेशन को, या फिर किस टाइप की सॉइल अवेलेबल है वहां पर, जिस टाइप की सॉइल है, ब्लैक सॉइल है तो किस टाइप का वहां पर अलग अलग टाइप के प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं, क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हम GIS के थ्रू कंप्यूटर एप्लीकेशंस में सेव कर पाते हैं। जो हमारा ये इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, इसमें एक्चुअली में हमें ये हमारा ये एनालाइज किया जाता है, मैनेज किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। किस डेटा को? जो हमारे ज्योग्राफिकल एरिया के। अगर हम मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो यहाँ की ज्योग्राफी किस तरीके से होगी, यहाँ पर जो हमारे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, इन सब में किस तरीके का पानी है, उसमें कितनी फ्रेश वाटर है, हमारे पास सॉइल में कितनी ज्यादा सॉइल हमारी फर्टाइल है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम GIS के थ्रू पता कर सकते हैं। और वो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन होता है। आप इमेज में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको आपका डेटा मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन डेटा, बाउंड्रीज का डेटा, कंट्रीज एंड स्टेट्स की बाउंड्रीज, वाटर फीचर्स, आपके जो लैंडमार्क्स है, इन सभी चीजों का डेटा आपको इसमें मिल पाता है। आपने GIS आप भी यूज करते हैं आपके मोबाइल्स में। जब भी आप कोई मैप के थ्रू लोकेशन ढूंढ रहे होते हैं, वहां जाना, गूगल मैप को आप यूज करते हैं कि मुझे वहां जाना है, उस पर्टिकुलर एरिया का आप एड्रेस डालते हैं, तो गूगल मैप आपको कैलकुलेट करके बता देता है कि इतने टाइम लगेगा, इतने आवर्स लगेंगे, अगर आप पैदल जाएंगे तो इतने आवर्स लगेंगे, अगर आप साइकिल से जाएंगे तो इतना लगेगा, अगर आप मोटर बाइक से जाएंगे तो इतना, कार से जाएंगे तो इतना लगेगा। इवन आपको ऑप्शंस भी वो बता पाता है कि ट्रेन्स भी अवेलेबल है उस रूट पर, और अगर ट्रेन्स अवेलेबल नहीं, इस टाइप का रूट है, माउंटेन एरिया रूट है, तो वो ट्रेन्स भी बताता है कि वहां अवेलेबल नहीं है। ये सभी यूजेस हम क्यों कर पाते हैं? GIS के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास जो एरिया आता है, फील्ड आता है, जिसमें हम कंप्यूटर्स का यूज कर पाते हैं, वो है हमारा मेटेरोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी। Meteorology is the study of atmosphere and related weather condition over a short time interval, aims to making routine weather forecast. बेसिकली ये एक टाइप की फील्ड है साइंस की, जहां पर हम वेदर से रिलेटेड, हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड चीजें, डेटा और ये सब क्लाइमेट कंडीशंस और हमारा वेदर फोरकास्ट करते हैं। इसमें भी हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। जब पहले वेदर फोरकास्ट होता था 18-19 सेंचुरीज में, तो उस टाइम पर हमारे पास कंप्यूटर्स अवेलेबल ना होने के कारण हमारे पास जो डेटा होता था वो कभी कभार एक्यूरेट नहीं होता था, या फिर जो डेटा होता था वो ज्यादा रीचेबल नहीं होता था, ज्यादा लोग तक हम पहुंचा नहीं पाते थे। लेकिन अब जो हमारे पास कंप्यूटर्स जब आए, हमारे पास 20वीं सेंचुरी में जब हमारे पास कंप्यूटर्स आए, तो वेदर फोरकास्टिंग हमारे लिए और ज्यादा इजी होती गई। आप देखते हैं न्यूज रूम में वेदर फोरकास्ट कर रहे होते हैं वहां के एंकर, और वो आपको इस तरीके से मैप शो कर रहे होते हैं, और उस मैप में आपको दिखा रहे होते हैं कि जो रेड वाला एरिया है वहां ज्यादा बारिश होगी, येलो वाले एरिया में कम बारिश होगी, और जो ग्रीन वाला एरिया है वहां बिल्कुल बारिश नहीं होगी। इसके अलावा आपने अगर स्कूल्स में आपके मैप्स पढ़े होंगे, तो आप जब इंडिया का मैप पढ़ते होंगे तो वहां पर जो डार्क ब्लू एरिया है वहां पे ज्यादा नदियां हैं, लाइट ब्लू वाली जगह में कम नदियां हैं, वहां का रेनफॉल का मीटर कम है। तो ये सारी चीजें मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं और कंप्यूटर्स का उसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यूज होता है कंप्यूटर्स का, वो गेमिंग में होता है। वर्ड हम यूज करते हैं कंप्यूटर गेमिंग। दैट मीन्स हमारे पास जो गेम्स अवेलेबल हैं, ई गेम्स अवेलेबल हैं, वो हम कंप्यूटर्स पे खेलते हैं। पहले हम वीडियो गेम्स टीवी पे खेलते थे, हमारे पास अलग अलग वीडियो गेम्स होते थे,
वही वीडियो गेम्स थोड़े और टेक्नोलॉजी वाइज इम्प्रूव, थोड़े और डेवलप्ड हम कंप्यूटर्स पे खेलते हैं। हमारे पास कंप्यूटर्स बहुत सारे गेम्स अवेलेबल हैं। काफी पॉपुलर हुआ था पबजी गेम, वो भी हम खेलते थे, वो मोबाइल पे खेलते थे, बट कंप्यूटर्स पे भी खेल सकते थे। इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर्स पे अनदर प्लैनेट गेम होता है, फिर आपने सेंड्रियोस गेम खेला होगा। तो ये सभी क्या हुए, कंप्यूटर गेम हुए। और जिस प्लेटफॉर्म पर हम इन गेम्स को खेल रहे हैं वो है कंप्यूटर। इसीलिए कंप्यूटर्स का यूज गेमिंग एरिया में भी होता है, वाइडली यूज होता है फॉर प्लेइंग गेम्स, वीडियोस और इवन चैटिंग के लिए भी हम कंप्यूटर गेम्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन होता है कंप्यूटर्स का, वो होता है मल्टीमीडिया के अंदर। मल्टीमीडिया जो वर्ड यूज हुआ है वो मीडिया और कंटेंट्स के कॉम्बिनेशन को मिलकर हुआ है, बना है ये वर्ड, जिसमें हम बहुत सारे मीडिया डिवाइसेस को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवाइसेस को यूज करके स्टोर करते हैं डेटा को। आपके वीडियोस, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, टेक्स्ट फाइल, एनिमेशन फाइल, आपकी जो ग्राफिक्स हैं, ये सारी चीजें मल्टीमीडिया के अंदर ही आती हैं। यहाँ पर आप ऑडियो फाइल्स के लिए कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, उनकी मिक्सिंग के लिए कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। आपने डीजेस को देखा होगा, वो मिक्सिंग के लिए भी कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। वीडियोस एडिट करना, रिकॉर्ड करना, ये सारी चीजें कंप्यूटर बेस्ड टूल्स पर ही होती हैं। टेक्स्ट में आप किस तरीके से यूज करते हैं, आपका वर्ड प्रोसेसिंग, जो आपके एप्लीकेशंस होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, नोटपैड होता है, ये सब चीजें आप यूज करके टेक्स्ट के लिए भी करते हैं। एनिमेशंस करते हैं, उसमें आप एनिमेशंस बनाते हैं, अभी हम कंप्यूटर एनिमेशन क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। ग्राफिक्स के लिए भी हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स का मल्टीमीडिया के लिए। नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है कंप्यूटर्स का मल्टीमीडिया के अंदर ही, वो होता है एनिमेशन। बेसिकली एनिमेशन इज अ रैपिड डिस्प्ले ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। यहां पर जो एनिमेशन वर्ड यूज करा गया है, ये प्रोसेस होती है, ये कोई एक किसी एक ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, ये एक प्रोसेस का नाम है एनिमेशन। इस प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे एक ही चीज की इमेजेस हैं, उन इमेजेस को हम कंटिन्यूसली रन करते हैं और वो हमें एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि ये एक पर्टिकुलर इमेज क्या हो रही है, मूव कर रही है। अभी जैसे मेरी इमेज बार बार क्लिक हुई, पहले क्लिक हुई सिर्फ एक स्माइल देते हुए, दूसरी क्लिक हुई मेरी एक हैंड को ऐसा करते हुए, तीसरा इमेज क्लिक हुआ मेरा हैंड को इधर करते हुए, चौथा इमेज क्लिक हुआ यहाँ पे मैं कुछ लिख रही हूँ। इनको जब हम नैनो सेकेंड्स के अंदर एक साथ रन करेंगे तब ये हमें ऐसा लगेगा कि मैं हिल रही हूँ, बट एक्चुअली में यहाँ पर इमेजेस रन हो रहे थे, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हुआ कि ये मूवमेंट हो रहा है। अगर आपने वो गेम देखा हो या बच्चे बनाते हैं बुक के अंदर, जिसमें वो एक ही कार्टून को बनाते हैं 100 पेजेस के ऊपर हिलते हुए, जब हम उसको इस तरीके से हिलाते हैं तो पूरा इमेज हिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये क्या है, हमारा एनिमेशन हुआ। वीडियोस का बनने का भी कॉन्सेप्ट सेम ही है, इन्हीं कॉन्सेप्ट के थ्रू वीडियोस बने थे। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जिसमें मैं मेरे पिक्चर्स की बात कर रही हूँ कि हाथ हिल रहा है, ये हिल रहा है, एक साथ जब उन इमेजेस को 120 इमेजेस को एक साथ रन करेंगे तो ऐसा लगेगा मैं पूरी मूव कर रही हूँ। तो ये वीडियो का कॉन्सेप्ट था। एनिमेशन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हाथ से बनाए हुए कार्टून या किसी प्रकार का डिजाइन, या फिर कंप्यूटर्स पे बनाया हुआ किसी प्रकार का ग्राफिक्स, या फिर किसी भी प्रकार के हमारे कंप्यूटर्स पे बनाते हैं, हम कार्टून्स बनाते हैं, अगर कंप्यूटर्स पे ही कार्टून बना रहे हैं, इन सबके हम फ्रेम्स को एक साथ सेकंड, हर सेकंड में 25 से 30 फ्रेम्स रन कर रही है। दैट मीन्स एक सेकंड में कितने नैनो सेकंड्स होते हैं, उन उसके हिसाब से यहाँ पे फ्रेम्स रन हो रही है। तो ये होता है हमारा एनिमेशन। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो हम कंप्यूटर्स पे कंडक्ट करते हैं, कंप्यूटर के टूल्स के थ्रू करते हैं। तो इसलिए एनिमेशन का यूज सिर्फ हमारे कार्टून्स के लिए ही नहीं होता है, हमारे एडवर्टाइजिंग, फिल्म एडवर्टाइजिंग होती हैं, एड्स होते हैं, आर्किटेक्चर के लिए, बिल्डिंग का आर्किटेक्चर डिजाइन करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, इन सभी चीजों के लिए, और इवन कंप्यूटर गेम्स के लिए भी हमारे कंप्यूटर एनिमेशन का ही यूज होता है। तो अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में, उसमें हमें ये समझ आया है कि पहले भी ये चीजें हो पाती थी कंप्यूटर के बगैर, बट कंप्यूटर के आने की वजह से काफी इजी हो गई हैं और ये काफी रीचेबल हो गई हैं। हमारे पास जो यूजर्स हैं पहले लिमिटेड होते होंगे उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, लेकिन क्योंकि हमने उस बिजनेस को इंटरनेट पे डाल दिया तो अब हमारा पूरा वर्ल्ड ही क्लाइंट हो गया।
अब हम किसी एक शहर तक या एक कस्बे तक लिमिटेड नहीं है, हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में हमारे बिजनेस के थ्रू हमारे आइटम को बेच सकते हैं। तो ये काम क्यों हो पाया? कंप्यूटर के थ्रू हो पाया। ये सभी यूजेस से हमको ये समझ आया कि आज की जो सिनेरियो है, आज का ये जो डेकेड है, और ये सिर्फ डेकेड ही नहीं, आने वाली सभी सेंचुरीज, सभी में आपको कंप्यूटर्स पढ़ना, कंप्यूटर साइंस फील्ड का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई सी भी इंजीनियरिंग की ब्रांच ले लें, वहां पर आपको कंप्यूटर पढ़ना बहुत जरूरी रहेगा। आप सोचेंगे कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं, मुझे क्या करना, मुझे ईंट पत्थर से लेना देना है, मुझे क्या करना कंप्यूटर से, तो आपको अभी तक कैट सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता है। आपको उस सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता है जिसमें आप आपकी बिल्डिंग के आर्किटेक्चर को डिजाइन कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर। अगर आप सोचे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूं, मुझे इनसे क्या करना, मुझे तार और डिवाइसेस से लेना देना है, तो आपने शायद IoT का नाम नहीं सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। वो भी एक कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच का। इसी प्रकार आप मैकेनिकल के होंगे तो आपने रोबोटिक्स का मतलब नहीं समझा होगा, क्योंकि रोबोटिक्स में जो हार्डवेयर है वो मैकेनिकल डिजाइन कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर साइंस वाला बना रहा है, दोनों मिलके रोबोट जनरेट कर रहे हैं। सोचिए अगर मैकेनिकल वाले को ही वो सॉफ्टवेयर बनाना आता हो तो उस बच्चे की क्या डिमांड होगी। तो इसीलिए कंप्यूटर्स का ये जो जनरेशन है, ये जो सेंचुरी है, ये कंप्यूटर्स के नाम पर ही हो रखी है। इसीलिए कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में हमने समझा है कंप्यूटर एप्लीकेशंस।